आर्टिकल देखो, आर्टिकल 22 को जरा सा ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल 22 का क्या व्याख्या है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। आर्टिकल 22 जो है वो मनमानी समझते हैं या मानमानी? हाँ, मानमानी गिरफ्तारी से संरक्षण, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब किसी अपने मर्जी से ही करेंगे, किसी से पूछ के थोड़े करेंगे, बट गिरफ्तारी में कोई तर्क होना चाहिए। मानमानी गिरफ्तारी से क्या संरक्षण की बात हुई है, समझ रहे हैं? इसको जरा सा एक चीज और समझिएगा, ये तो ऐसे ही मैं एक पागलों की बात कर रहा हूं। आर्टिकल जो 22 है उसके कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3, 22 का 4, 22 का 5, 22 का 6, 22 का 7, समझ रहे हैं? तो 22 का 1 से लेकर के 22 के 3 के बीच में बात की गई है किसकी? गिरफ्तारी का। अब जैसा देखिएगा, दूसरा है आपका 22 का 4 से लेकर 22 का क्या 7 तक। इसको 2 खंडों में बांट देते हैं। क्यों बांट रहे हैं 2 खंडों में, इसको भी जरा समझा जाए। नहीं, गिरफ्तारी जो होता है, गिरफ्तारी को आप साधारण शब्द में निरोध भी कह सकते हैं। निरोध का अर्थ ही होता है चीजों को क्या करना, एक डब्बी में डाल करके बंद कर देना। कहने का मतलब क्या है, जरा सा देखिएगा। ये जो 22 का 1 से 22 का 3 है ना, ये कैसी बात करता है? ये बात करता है दंडात्मक निरोध का। माने इस बात के लिए आपको पकड़ा गया है, इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है जिसके आधार पर आपको दंड दिया जाएगा। तो दंडात्मक निरोध, ये क्या है बताओ? दंडात्मक निरोध। इसके अंदर में जब भी पढ़ोगे तो यहां पर चर्चा मिलेगा दंडात्मक निरोध का। और ये होता है 22 से 4 से 7 के बीच में बात की गई है निवारक निरोध का। निवारक निरोध का। इन दोनों में पहले आप अंतर समझिए, ठीक है? जैसे समझो, जैसे मान लो कि प्रियंका ने सोचा कि एक दिन अकेले में अगर मुझे मनु मिल जाए तो इसको अब घर पकड़ के ले जाऊं और बांध करके फिर हंटर से 7 दिन तक मारूं। तो अभी तक इसने सोचा है कि सच में कर दिया? सोचा है, लेकिन क्या करे कि सच में एक दिन अकेले मिल गई और उसको पकड़ करके ले गई और ले जाके हाथ पैर बांध करके और मारे और पूछे, बोल तू एंथ्राइप छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे वजह से हमारा टेस्ट में नंबर कम आता है। इसको मार मार के इसका ना बक्कल उतार दिया उसने, और उसके बाद 7 दिन बाद इसको छोड़ दिया, जाके पुलिस में केस कर दी। तो अब उसको पुलिस क्या करेगी? जो अरेस्ट करेगी वो दंडात्मक निरोध कहलाएगा कि निवारक निरोध? क्यों? क्योंकि वो क्राइम हो चुका। जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दे, समझ रहे हैं? जब कोई क्राइम कर दे, जैसे प्रियंका ने क्राइम कर दिया कि अभी सोचा, कर दिया, उसके बाद अगर पुलिस पकड़े तो वो दंडात्मक निरोध है। और अगर इसने अभी सोचा है, अभी इसको मारा नहीं है बांध के, अभी सोचा है, और ये बात पता चल गया रिंकी को, रिंकी ने चुपके से इसको बता दिया कि अकेले मत पकड़ाना, तुम्हें मारेगी, ये तब जाके पुलिस में केस कर दी, सूचना दे दी, तो पुलिस उसको फिर आके पकड़ेगी, तो वो कहलाएगा निवारक निरोध। क्योंकि अभी तक इसने क्राइम किया नहीं है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये क्राइम कर देगी। इसलिए क्राइम ना हो, इसलिए जिसके ऊपर शक है उसको पहले ही क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्राइम अगर कर दिया जाए तब पकड़ा जाए, दंडात्मक निरोध। लेकिन क्राइम से बचाने के लिए जिस पर संदेह है उनको पकड़ लिया जाए और पकड़ के कुछ दिन अंदर रख लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? निवारक निरोध। इन दोनों में बात अंतर है। तो जब भी 22 से 4 से 7 के बीच में पढ़ेंगे तो इस बात की चर्चा की गई है, और जब यहां से पढ़ोगे तो इस बात की चर्चा की गई है। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा कि दंडात्मक निरोध में व्यक्ति के पास इन दोनों आर्टिकलों में, है ना, 3 बातें की गई है। सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी तो कारण पूछे जाने पर पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले उसको कारण बताना पड़ेगा। जरा सा बताओ, अगर ये नियम नहीं होता तो व्यक्ति क्या कहता कि चलो यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस बोलता, आप उससे पूछ ही नहीं सकते थे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन ये नियम लिखा हुआ है कि आपको बताना पड़ेगा, मतलब हम पूछ सकते हैं, तुमको कारण बताना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि तुम मनमानी तरीके से हमें गिरफ्तार, कि तुम्हारे मन में आया और चलो पकड़ के ले चलते हैं, ये नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1 कि व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? कारण बताना। यानी कि अगर व्यक्ति पूछे तो पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि उसको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। अब समझ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील नियुक्त करने का क्या है? अधिकार। अब जैसे मान लो कि सरकार जबरदस्ती नहीं कह सकती कि अब मान लो कि हमने कोई क्राइम किया नहीं, और मान लो कि मनु अभी जो है वकालत अभी पास की है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और सरकार बोले नहीं तुम्हारा केस यही लड़ेगी। अब मैं जानता हूं कि ये अगर हमारा केस लड़ेगी तो मैं तो फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि ये और उल्टा बहस दे देगी, इसको खुद ही नहीं पता क्या बोलना है, अभी नया वकील बनी है। तो हमें सरकार जबरदस्ती फोर्स, कोर्ट जबरदस्ती फोर्स, पुलिस जबरदस्ती फोर्स, हमें जिस पर पसंद होगा हम अपने पसंद के वकील को नियुक्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें अधिकार दिया गया है कि आप वकील नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों? हमारे देश की 90% आबादी ऐसी है जो कानून और संविधान को नहीं समझती। वो संविधान से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। वो CRPC वगैरह जानते ही नहीं है, नहीं क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, तो वो व्यक्ति अपना केस कैसे लड़ेगा? इसलिए 22 के 2 के अंदर में आपको अधिकार दिया गया है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप वकील अपॉइंट कर सकते हैं। आपके बदले आपका पक्ष कोर्ट में कौन रखेगा? वकील रखेगा। तो हम वकील रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। कहां अधिकार है? 22 के 1 से 3 के बीच में लिखी गई है। लगता नहीं समझे? 22 के 1 और 2 के में यह अधिकार दिया गया है आपको। 22 के 1 एंड 2 में। 22 का 3 थोड़ा सा अपवाद है, इसको पकड़ कर रखिएगा। यह अधिकार आपको इन दोनों में दिया हुआ है। तीसरी अधिकार आपके पास यह है कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। कहां पेश करना पड़ेगा इसको? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इसका अर्थ यह निकल करके आता है कि उस व्यक्ति को पुलिस 24 घंटा से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस उसको अपने पास रख करके और फिर मारती थी। अगर पुलिस 15 दिन तक अपने कैद में रख ली, पुलिस कस्टडी में रख लिया, समझ रहे हैं, तो उसको फिर क्या किया जाता था? मारपीट किया जाता था उसके साथ। और तब तक मारपीट किया जाता, मारपीट करके दाग बाग मिटा करके और फिर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर देता। आपके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है कि आपको मारा गया है। इसलिए नियम बनाया है कि पुलिस अरेस्ट करके किसी के ऊपर अत्याचार न करे। इसलिए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आने जाने की जो समय है पुलिस का, पुलिस अपने जीप में डाली अपने थाने से, है ना, और उसको लेके जा रही कहां? मजिस्ट्रेट के पास। तो लाने में और ले जाने में जो टाइम लगा वो वाला टाइम 24 घंटे में काउंट नहीं होता है, क्योंकि जाम भी तो लग सकता है। तो फिर तो पुलिस क्या करेगी उसमें? इसलिए आने जाने का अवधि काउंट नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ये 3 अधिकार आपको कहां पर दिया गया है बताओ? 22 का 1 एंड 22 का 2 में। इतना क्लियर है? ये 3 अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। समझ गए? इसके बाद 22 के 3 में इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? सो देखिएगा। ये 3 अधिकार किसको प्राप्त है? व्यक्ति को। और व्यक्ति का मतलब देशी और विदेशी दोनों। कल ही बताया था, कहीं पर भी अगर व्यक्ति लिखा है तो उसका अर्थ समझिएगा देशी विदेशी दोनों। अगर सिर्फ भारतीयों के बारे में बात किया जाएगा तो वहां पे शब्द लिखा रहेगा नागरिक। समझ रहे हैं? तो ये व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन 22 के 3 में एक अपवाद है। जानते हो क्या अपवाद है? कि जो शत्रु देश के लोग हैं, शत्रु देश समझते हैं, जैसे पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका मैच देखने में भी बड़ा मजा आता है। इतना अच्छा दोस्त है कि हमेशा शैतानी करते रहता है, बिगड़ा बच्चा है वो। तो इसको फिर हमने दोस्त से क्या बना दिया? दुश्मन बना दिया। अब पाकिस्तान का कोई आदमी अगर हमारे देश में घुस जाए तो वो मित्र देश तो है नहीं। हमारा मित्र देश कौन है? रूस। अगर रूस का कोई आदमी इंडिया के अंदर में आ गया तो उसको तीनों अधिकार प्राप्त है।
उसको अगर पुलिस अरेस्ट करने जाएगी तो ये तीनों चीजों का वो मांग कर सकता है। नहीं समझे? लेकिन अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में घुस गया है और उसको अगर हमारी पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको ये तीनों अधिकार में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी उसको बिना कारण के भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम शत्रु हो, तुम हमारे देश में घुसे हो तो तुम्हारी मनसा तो कुछ अच्छी नहीं होगी, कुछ सोच के घुसे होगे, पुलिस अरेस्ट करेगी। याद रखिएगा, शत्रु देश के व्यक्ति को 22 के 1 और 2 में जो अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, वो शत्रु देश के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ऐसा कहां लिखा है? 22 के 3 में। दूसरी अपवाद इसी में लिखा है कि अगर आपको दंडात्मक निरोध के तहत अगर अरेस्ट किया गया है, दंडात्मक निरोध मतलब अगर आपने क्राइम कर दी, तब ये तीनों अधिकार आपको प्राप्त है। ये दंडात्मक के लिए है ना, लेकिन अगर आपको निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया गया है तो भी आपको ये तीनों अधिकार नहीं मिलेंगे। तो 22 के 3 में 2 अपवाद है। पहला, शत्रु देश का कोई व्यक्ति है तो, और दूसरा, जब निवारक निरोध के तहत किसी को भी पुलिस पकड़ेगी तो वो उस पर कारण पूछने पर वो कारण बताने से उस समय मना भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मना कर देगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपराध तो किया नहीं है, झूठ मूठ का बहस करोगे, लेकिन पुलिस कहेगी कि हमें संदेह है, तुम चुपचाप चलो, ले जाएगी तुम्हें, शक के बिना पर अरेस्ट कर लेगी आपको। समझ रहे हैं? तो 22 के 3 में ये 2 अपवाद है। इतना क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? 22 के आप 4 से 7 के बीच में आएंगे तो आप जानते हैं कि 22 से 4 से 7 के बीच में निवारक निरोध की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि अपराध करने के पहले शक के बिना पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा ताकि वैसा घटना हमारे देश में न घटे, यानी घटना से देश को बचा लिया जाए। इसलिए यह भी प्रावधान किया गया है। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन भारत के अंदर में इसको क्यों लिखा गया? इस बात को संविधान में क्यों लिखा गया? हमारे देश के अंदर में अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार के जातियां, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं और संस्कृतियां, जाति और धर्म आपस में टकराते रहते हैं। इस टक्कर के कारण कई बार यही जो छोटी मोटी टक्कर है ये दंगा का रूप धारण कर लेता है, और जब दंगा का रूप धारण करता है तो उसमें भड़काने वाले 2-3 लोग होते हैं जो पब्लिक को भड़का देते हैं, और भड़का लेते हैं तो उसमें जान माल की काफी क्षति हो जाती है। तो क्यों ना उन दोनों को क्या कर लिया जाए? पकड़ लिया जाए जो भड़का रहे हैं। तो हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां होने के कारण, अलग अलग धर्म होने के कारण, अलग अलग व्यवस्था होने के कारण टकराव का और दंगा के चांसेस ज्यादा है। तो उसको कैसे रोका जाए? तो उसको रोकने का तरीका है कि जिस व्यक्ति पर शक है उस व्यक्ति को ये काम करने से पहले ही क्या कर लिया जाए? पकड़ लिया जाए। इन समस्याओं के वजह से हमारे संविधान लिखने वालों ने निवारक निरोध के ऊपर भी चर्चा किया और कर करके स्पष्ट कहा कि हम व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर में भी आपको कुछ राइट दिए गए। सबसे पहली बात कि यह किया गया कि इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा। सलाहकार बोर्ड समझते हैं? सलाहकारी क्या बोर्ड? एडवाइजरी कमिटी है ना, सलाहकार बोर्ड होगा। सलाहकार बोर्ड का यहां अर्थ क्या है सो समझिएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो हमारे जो संविधान का प्रावधान ऐसा है मूल संविधान में कि व्यक्ति को 3 माह के लिए क्या किया जा सकता था? निवारक निरोध किया जा सकता था। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। आपने क्राइम किया नहीं है, शक के आधार पर आपको 3 माह के लिए तो पुलिस बंद कर ही सकती है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगे, किसको? हमारे लॉ सिस्टम को, कि अभी 3 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक उसको लगता है कि इसको अगर छोड़ेंगे तो दंगा का जो माहौल था वो शांत नहीं हुआ, अभी ये जाकर के फिर से घी डाल देगा, तो उसके सजा अवधि को फालतू में नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि सलाहकार बोर्ड जब तक इस बात को न कह दे कि हां मुझे भी लगता है कि इसको कुछ दिन और क्या किया जाए? बंद किया जाए, तभी आपके अवधि को क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक बार अगर आप पकड़ के गए तो 3 महीने के लिए तो गए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अभी छोड़ने के बाद यह आदमी क्या करेगा? क्राइम करेगा नहीं, तो आपके अवधि को क्या करना है? बढ़ाना है।
तो अवधि को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सलाहकारी बोर्ड से सलाह लेना पड़ेगा। अगर ये इस बात के लिए परमिट कर दे, समझ रहे हैं, परमिट कर दे कि हाँ इसकी सजा अवधि को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो बढ़ा दी जाएगी, और अगर नहीं बढ़ाने की बात कही जाएगी तो नहीं बढ़ाई जाएगी। ये डिपेंड करेगा इस पर। सलाहकार बोर्ड में होंगे कौन कौन? तो उच्च न्यायालय के जज सलाहकार बोर्ड में होते हैं। कोई नेता फेता यहां पर नहीं होते, समझे, एक लॉ व्यवस्था का जानकार लोग होते हैं। उच्च न्यायालय के जज या रिटायर्ड जज, इसमें 3 लोग होते हैं, समझ रहे हैं। उच्च न्यायालय के वर्तमान में अगर कोई जज हैं तो वो भी हो सकते हैं, या रिटायर्ड हैं तो वो भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इनमें या जज के बराबर क्वालिटी रखने वाला व्यक्ति, क्वालिफिकेशन रखने वाला व्यक्ति इसका मेंबर होते हैं। इन्हीं के एडवाइस पर किसी व्यक्ति के सजा पद्धति को बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी। समझ रहे हैं। ये कह देंगे कि छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि ये दंगा का चांसेस अब है, छोड़ दिया जाएगा। अगर कहेंगे नहीं अभी इसको रखो, तो बढ़ जाएगी इसकी सजा। समझ में आया। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस की सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, तो उन्होंने एक नियम बनाया, एक एक्ट बनाया, और बना करके 3 माह के सजा को कम करके क्या कर दिया, 2 माह कर दिया, और कहा कि अब जो निवारक निरोध के तहत व्यक्ति क्या होगा, गिरफ्तार होगा, नहीं, उस व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन के लिए बंद किया जाएगा, 2 माह, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्राइम तो किया ही नहीं, तो इतनी लंबा सजा की जरूरत है नहीं। 2 माह के लिए किया जाए, 60 दिन के लिए किया जाए, और अगर ऐसा लगे कि अभी भी ये चांसेस है तो फिर सलाहकार बोर्ड से सलाह लेकर के 2-2 महीने बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं समझे। लेकिन 1980 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। जब इंदिरा गांधी के फिर से सरकार आई तो यह जो चेंज किया गया था 2 माह के लिए, उसको इंदिरा गांधी ने निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया का अर्थ क्या है, बीच में क्या हुआ, 3 महीने से 2 महीने। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार जब वापस सत्ता में आई तो इसने जनता दल के द्वारा किए गए चेंज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके पहले का जो प्रावधान था वो वापस से क्या हो गया, लागू हो गया। यानी आज का परिदृश्य कैसा है, 2 माह के 3 माह, आज का भी परिदृश्य 3 माह है। लेकिन बीच में 2 माह हुआ था कि नहीं हुआ था, कब हुई थी, समझ रहे हैं। तो स्थिति ऐसी हुई कि अब वर्तमान स्थिति ऐसा है कि पहले वाला स्थिति ही क्या है, लागू है। तो पहला आपके पास राइट कौन सा है, पहला आपके पास राइट है कि पुलिस या कोर्ट अपने मर्जी से आपके कस्टडी को बढ़ा नहीं सकती, उसके लिए जब तक सलाहकार बोर्ड ना कह दे। दूसरी बात, अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। अभ्यावेदन मतलब प्रेजेंटेशन। अब जरा सा एक चीज देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आपने क्या किया है, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, वो व्यक्ति जो है वो अगर आप मांग करें कि समुचित कारणों से हमें जल्द से जल्द क्या कराया जाए, परिचित कराया जाए कि हमें जो गिरफ्तार किया गया है, हमें जो निवारक निरोध किया गया है, उसका कारण क्या है। क्योंकि अरेस्ट करते समय तो कारण नहीं बताया जाता, क्योंकि 22 का 3 में अपवाद है ना कि शत्रु देश के आदमी को या निवारक निरोध के तहत जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको स्पॉट पे तो कारण नहीं बताया जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को जब सजा हो गई, मतलब डाल दिया गया, तो ये कहेगा कि हमें कारण तो बताइए ताकि हम अपना सफाई तो दें। अगर हमें कारण ही नहीं पता कि तुम हमें क्यों पकड़ के लेके गए हो, तो भाई ये तो अन्याय है। इसलिए अगर वो व्यक्ति अभ्यावेदन का बात करे, यानी समुचित कारणों से परिचित होने की बात करे, तो फिर उस लॉ व्यवस्था को ये बताना पड़ेगा कि इनको अरेस्ट करने के पीछे कारण क्या है। समझ रहे। अगर उस व्यक्ति को बताने से अगर मना भी कर दे तो उसके परिजन को बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हम अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। और परिजन को जिसको पुलिस बताएगी वो रिटन होना चाहिए, यानी पुलिस को अपने डायरी में उसका क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। ऐसी आप अंदाजा से नहीं कह सकते कि हाँ हमने बता दिया। कोर्ट में वो नाम पर क्या होगी, फिर अगर बहस हुई तो उस व्यक्ति से अगर बुला करके पूछा गया, फिर पुलिस फॉल्ट में पकड़ी गई,
तो पुलिस के ऊपर फिर दायर हो जाएगा। इसे जिस व्यक्ति को, अगर इसके रिश्तेदारों को, अगर इसके सगे संबंधियों को बताया गया है कि किस कारण से हम इसको ले जा रहे हैं, बेशक से इसको नहीं बताया, इसके संबंधी जिसको भी बताया, अगर उसको बताया तो उसकी नाम क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। समझ रहे? दूसरी चीज, इस व्यक्ति को जो 90 दिन के लिए अंदर भेजा जाता है, किसको, इस व्यक्ति को, वो गिनती 90 दिन किस दिन से होती है, जिस दिन से फैसला हो जाता है कि हाँ 90 दिन इसको रखना है। यानी मजिस्ट्रेट जिस दिन, जैसे पुलिस पकड़ के ले गई, ले जाने के बाद उसको शामिल कहाँ करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, 24 घंटे के अंदर। अगर मजिस्ट्रेट के पास अगर जैसे ही इसको ले गया तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको झूठ मूठ के अरेस्ट कर लिया है तो वहीं से छोड़ देगा, और मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सही अरेस्ट किया है तो इसको जेल भेज देगा। लेकिन जिस दिन जेल भेजने का आदेश देगा उस दिन से गिनती होगी 90 दिन। पुलिस जिस टाइम से पकड़ी है उस टाइम से गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुलिस कम से कम 23 घंटा तो अपने पास रख ही सकती है, 24वां घंटा में जाके हाजिर कर देगा। समझ रहे हैं? तो पुलिस जब से अरेस्ट की है तब से टाइम काउंट नहीं होता, मजिस्ट्रेट जब से आदेश दिया तब से टाइम काउंट होता है। और वो कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। समझ रहे? समझ में आया कि नहीं आया? ये आर्टिकल क्या है आपका 22 का एक प्रसंग है। समझ गए?